व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि उपभोक्ता की का बचत की गणना मार्शल की विधि के माध्यम से किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता उसका जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है और जो वास्तव में देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपभोक्ता की बचत को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है। तो हमने समय बचाने की दृष्टि से कुछ कठिनाइयां लिख दी है ताकि आप कम समय में हम ज्यादा अधिगम कर पाएं। तो पहली उपभोक्ता की बचत को मापने में पहली जो कठिनाई आती है वो ये आती है कि मांग मूल्यों की सूची उपलब्ध नहीं होती है। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि उपभोक्ता जो कुछ किसी वस्तु के प्रयोग के लिए देने के लिए तैयार होता है वह पूर्व निर्धारित होता है, जबकि अगर हम वास्तव में देखें तो उपभोक्ता ऐसा कोई पहले से ही कोई हिसाब बनाकर नहीं रखता है कि मुझे ये वस्तु लेनी है, इस पर मुझे इतना व्यय करना है। सामान्य रूप से वह किसी दुकान पर जाता है तो वहीं पर भी वह ये तैयार करता है एक लिस्ट कि मुझे ये वस्तु लेनी है, और उसमें भी वह बहुत ज्यादा किस कीमत पर लेने के लिए तैयार होगा इसके प्रति वह कॉन्शियस नहीं होता है। तो एक तरह से जो उपभोक्ता की बचत के लिए जो सूची बनाई जाती है मांग मूल्यों की, वह काल्पनिक होती है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इस कारण से उस काल्पनिक सूची पर हम ये बोले कि उपभोक्ता क्या मूल्य देने के लिए तैयार था और वास्तव में क्या मूल्य दिया है, ये जो होता है सामान्य रूप से वह ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता पहले से ही कोई मांग मूल्य की सूची तैयार नहीं करता है। इस कारण से उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाई आती है, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए क्या मूल्य दे देता और वास्तव में क्या मूल्य दे रहा है। दूसरी, बाजार में बहुत सारी स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती है। जैसे आप चाय नहीं पीना चाहते तो चाय की जगह आप कॉफी पी सकते हैं, कचौड़ी की जगह आप समोसा खा सकते हैं, रोटी की जगह आप चावल खा सकते हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं के कारण उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाई आती है। अगर स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है तो उपभोक्ता की बचत अलग होती है, और स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होती है तो उपभोक्ता की बचत अलग होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी समय बाजार में चाय 40 रुपए की मिल रही है। उपभोक्ता जो है, अगर मार्केट में और कोई अवेलेबल नहीं है, कॉफी अवेलेबल नहीं है, तो सपोज कीजिए एक स्थिति ऐसी है जब बाजार में चाय का रेट 20 रुपए है, 20 रुपए रेट है और कॉफी अवेलेबल नहीं है, तो उपभोक्ता कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो उपभोक्ता हो सकता है चाय के लिए 40 रुपए देने के लिए तैयार हो, और वास्तव में वह चाय 20 रुपए में ही मिलती है, तो उपभोक्ता को 20 रुपए की उपभोक्ता की बचत होती है। अब आप कल्पना करिए कि बाजार में कॉफी भी अवेलेबल है और कॉफी 25 रुपए में अवेलेबल है, चाय 20 रुपए में अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो चाय के लिए मूल्य देने के लिए तैयार होता है, चूंकि उसके पास एक और स्थानापन्न वस्तु अवेलेबल है, तो अब वो उस चाय के लिए 30 रुपए ही देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में 20 रुपए देता है। तो जब स्थानापन्न वस्तु अवेलेबल होती है तो उपभोक्ता को 10 रुपए की उपभोक्ता की बचत होती है, और जब स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं थी तो उपभोक्ता को 20 रुपए की उपभोक्ता की बचत हो रही थी। कहने का तात्पर्य है कि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण वास्तव में उपभोक्ता उस वस्तु का क्या मूल्य दे देता, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक और हम उदाहरण ले कि अगर एक व्यक्ति के पास आने जाने का कोई साधन नहीं है, तो साधन नहीं होने पर वह एक टैक्सी लेकर जाता है, और टैक्सी लेकर जाने के लिए वह 3000 रुपए तक देने के लिए तैयार था। उसको अपने गांव से दूसरे गांव जाकर आना था। और स्थानापन्न वस्तु के रूप में अगर रोडवेज की बस है, प्राइवेट बस भी अवेलेबल है, इसके अलावा रेल भी अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता 3000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होकर उससे कम मूल्य देने के लिए तैयार होता है, तो कहने का तात्पर्य है बहुत सारी स्थानापन्न वस्तु अवेलेबल होती है, उसकी वजह से उपभोक्ता उस वस्तु का क्या मूल्य दे देता, इसकी गणना करना ही मुश्किल होता है। तीसरी बात ये देखिए, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में भिन्नता होती है। कुछ उपभोक्ता होते हैं जो धनिक होते हैं, कुछ होते हैं मीडियम क्लास होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। उसके कारण से भी उपभोक्ता की बचत में अंतर आता है। किसी वस्तु के लिए धनिक, मान लीजिए 1 किलो एप्पल के लिए धनिक लोग 200 रुपए तक देने के लिए तैयार है, मध्यम क्लास वाले 150 रुपए तक देने के लिए तैयार है, और गरीब जो लोग हैं वो 100 रुपए देने के लिए तैयार है। और अगर एप्पल 80 रुपए किलो है तो वह धनिक के लिए भी 80 रुपए किलो है, मिडिल क्लास के लिए भी 80 रुपए किलो है, और गरीब के लिए भी 80 रुपए किलो है। तो अब एक ही एप्पल पर धनिक लोगों को 120 रुपए के उपभोक्ता की बचत होती है, क्योंकि वो 200 रुपए देने के लिए तैयार थे और उनको 80 रुपए देने पड़े। मिडिल क्लास वाले 150 रुपए देने के लिए तैयार थे और उनको एप्पल 80 रुपए में मिलती है, तो उनको 70 रुपए उपभोक्ता की बचत होती है। और गरीब आदमी 100 रुपए देने के लिए तैयार था और उसको 80 रुपए देने पड़े, तो उपभोक्ता की बचत उसको 20 रुपए हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जो उपभोक्ता है उनकी सबकी अलग अलग आर्थिक स्थिति होती है, और उन आर्थिक स्थिति के कारण उपभोक्ता की बचत भी
एक ही वस्तु से अलग अलग हो सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है उपभोक्ता की बचत में। इसके अलावा देखिए, इस सिद्धांत में यह माना गया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, परंतु अगर हम देखें, वास्तव में देखें तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। हम कल्पना करें कि यदि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है और ये व्यक्ति का डिमांड कर्व है, तो ये ए पी ई ये कंज्यूमर सरप्लस है। कब? जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहकर, जैसे जैसे हम ये माने कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है, जैसे जैसे उपभोक्ता का खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ने के साथ सपोज करिए यदि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, यानी जैसे जैसे उपभोक्ता के पास मुद्रा की कम इकाई होगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी मुद्रा की। तो अगर हम ये माने कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, तो ये उपभोक्ता की डिमांड कर्व और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो ऐसी स्थिति में जो हम कहेंगे कि जो उपभोक्ता की बचत है वो ये रहेगी। और अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती है, ये डिमांड कर, और मार्जिनल यूटिलिटी जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिरती हुई है, तो यहां ये कंज्यूमर सरप्लस आएगा। कब? जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती है, जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। और तीसरी स्थिति क्या थी? जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, हम पहले से भी कर चुके हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जब कांस्टेंट रहती है तो कंज्यूमर सरप्लस ही होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस सिद्धांत में यह माना गया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। इस कारण जो मेजरमेंट किया गया मार्शल और अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि उपभोक्ता की बचत का, वह सही नहीं हो सकता। वह सही तभी हो सकता है जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहे। पर अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे व्यक्ति के पास कैश कम होता चला जा रहा है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो उपभोक्ता की बचत ही होगी, और जैसे जैसे उपभोक्ता के पास मुद्रा बढ़ती जा रही है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, तो फिर कंज्यूमर सरप्लस इस प्रकार से होगा। तो यह भी एक कठिनाई है कि इसको मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है, जबकि वास्तव में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। के अलावा देखिए, उपभोक्ता की रुचि में अंतर होने के कारण भी उपभोक्ता की बचत में अंतर हो सकता है। कोई वस्तु ए उपभोक्ता की पसंद की है तो उसके लिए वह ज्यादा मूल्य दे सकता था, और वास्तव में जो मूल्य देता है उसमें अंतर होता है। बी उपभोक्ता को थोड़ी कम पसंद है, सी उपभोक्ता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अलग अलग उपभोक्ता पर समान वस्तु से अलग अलग उपभोक्ता की बचत मिल सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति है, उसको वस्तु बहुत पसंद है, तो उसके लिए वह उस वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा, सपोज कीजिए वह 100 रुपए देने के लिए तैयार है। ए व्यक्ति जिसको बहुत पसंद है, वस्तु बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए 100 रुपए देने के लिए तैयार है। बी व्यक्ति है, वो उसको पसंद भी है और नापसंद भी है। कहने का तात्पर्य वो खा भी लेता है वस्तु और नहीं भी खाता है। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए एक समोसा है, उसके लिए जो 20 रुपए का समोसा है, ए को बहुत पसंद है, इसके लिए 40 रुपए तक देने के लिए तैयार है। बी व्यक्ति जो है वो उसको बराबर पसंद है, कचौरी भी पसंद है, समोसा भी पसंद है, जो मिल जाए वो ठीक है, तो ये उसके लिए 25 रुपए देने के लिए तैयार है। और सी को बहुत कम पसंद है, उसके लिए वह 20 रुपए ही देने के लिए तैयार है, और समोसा सबको 20-20 रुपए में मिलता है। तो देखिए, इसको पसंद था तो इसको कंज्यूमर सरप्लस है 20 का, इसको सेमी पसंद था तो इसको 5 का मिला, और इसको कम पसंद था तो उसको उपभोक्ता की बचत 0 मिली। कहने का तात्पर्य है कि उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता की रुचि पर भी डिपेंड करती है। अलग अलग उपभोक्ताओं की रुचि अलग अलग होती है, जिस वस्तु में उपभोक्ता की रुचि ज्यादा होती है उस पर उपभोक्ता को बहुत सारी बचत मिल सकती है। उसी वस्तु से दूसरे उपभोक्ता को कम उपभोक्ता की बचत मिल सकती है, और तीसरे उपभोक्ता को हो सकता है कुछ भी बचत नहीं मिले। तो कहने का तात्पर्य, उपभोक्ता की रुचि में अंतर होने की वजह से भी उपभोक्ता की बचत में अंतर हो सकता है। इसके अलावा देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, उन पर उपभोक्ता की कितनी बचत होगी इसकी कल्पना करना कठिन है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो रेगिस्तान में फंस गया और उसको लग रहा है कि अभी मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, और वह पाने के लिए 1 लाख रुपए तक देने के तैयार है। उसी समय कोई आदमी आकर उसको 20 रुपए की पानी की बोतल दे देता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको 99,980 रुपए की कंज्यूमर सरप्लस हो गई, क्योंकि
जो जीवन रक्षक वस्तु है उसके लिए उपभोक्ता कुछ भी मूल्य दे देता और जो वास्तव में जो मूल्य देता है वो बहुत ही अंतर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान में एक व्यक्ति प्यास से मर रहा था, उसको लग रहा था कि अगर इस समय पानी नहीं मिलेगा तब मेरी मौत हो जाएगी, तो इस पानी की एक बोतल के लिए वो 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार था। और संयोग से उसी समय कोई वेंडर जो पानी बेचता है वो उधर से निकला और उसने कहा पानी चाहिए क्या? बोले हाँ, बोले 20 रुपए लगेंगे। तो ये हम नहीं कह सकते कि उस उपभोक्ता को 99,980 रुपए की उपभोक्ता की बचत हो गई। तो कहने का तात्पर्य, जो वस्तु जीवन रक्षक वस्तु है उन वस्तुओं में उपभोक्ता की बचत की गणना करना त्रुटिपूर्ण हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। इसके अलावा कुछ वस्तुएं होती है जो प्रतिष्ठा रक्षक होती है, जो व्यक्ति स्टेटस सिंबल के लिए खरीदता है, उनमें भी उपभोक्ता की बचत की गणना करना मुश्किल है। सामान्य रूप से उपभोक्ता क्या करता है, जो प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं होती है वो महंगी होती है तो उपभोक्ता के द्वारा ज्यादा खरीदी जाती है, और जब सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता ये सोचता है कि इसको तो दूसरे लोग भी खरीदेंगे, तो वह उसके लिए कोई स्टेटस सिंबल नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को वो खरीदना कम करता है। तो जो वस्तु प्रतिष्ठा रक्षक है, जो स्टेटस सिंबल है, उसके लिए उपभोक्ता जो मूल्य दे देता वो और जो वास्तव में देता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। कोई चीज उपभोक्ता ये सोचता है कि मैं इसको रखूंगा तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा रहेगी, तो उसके लिए हो सकता है वो 1 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाए। पर यही वही वस्तु अगर उसको 5 लाख रुपए में मिल जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वह उसको 95 लाख रुपए की कंज्यूमर सरप्लस हो गई, क्योंकि वह उस वस्तु को खरीदना इसलिए चाहता था कि वह एकमात्र एंटीक वस्तु थी और किसी और के पास वह वस्तु नहीं थी, तो वह अपने स्टेटस सिंबल के लिए उसके लिए 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था। हो सकता है वह वस्तु 5 लाख से ऊपर की ना हो, पर वही वस्तु यदि अब ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो फिर वह उसके लिए 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि वह 5 लाख रुपए ही देने के लिए तैयार होगा। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जब कंज्यूमर सरप्लस स्टेटस सिंबल वाली वस्तु पर बहुत अधिक हो सकता है, और वही वस्तु जब जन सामान्य के लिए अवेलेबल हो जाए तो उपभोक्ता उस पर पहले जो देने के लिए तैयार था और बाद में जो देने के लिए तैयार होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिष्ठा रक्षक वस्तु है उसमें भी उपभोक्ता की बचत की गणना मुश्किल है। इसके अलावा देखिए, यह भी माना जाता है कि जैसे जैसे कोई वस्तु हमारे पास बढ़ती चली जाती है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता तो गिरती है, पर उस वस्तु की जो पुराना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उनकी भी सीमांत उपयोगिता गिरती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हमारे पास एक शेल्ट है तो उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ज्यादा है, दूसरी शेल्ट और आ गई, एक और शेल्ट आ गई तो उसकी सीमांत उपयोगिता गिरी। अब जैसे जैसे हमारे पास मान लीजिए 5 से 6 शेल्ट हो गई, तो पहली जो वस्तु थी उसकी सीमांत उपयोगिता उस समय 50 थी मान लीजिए, क्योंकि वह एकमात्र शेल्ट थी। दूसरी वस्तु ली तो उसकी 40 हुई, पर अब जब 15 शेल्ट हो गई तो इसकी भी सीमांत उपयोगिता गिर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता की बचत है उसका मापन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम सामान्य रूप से क्या मानते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु से उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिलती है, कुल उपयोगिता जो मिलती है और कुल जो त्याग करना होता है, उन दोनों का अंतर ही हमने कल देखा था कि उपभोक्ता की बचत होती है। हमने कंज्यूमर सरप्लस का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, कंज्यूमर सरप्लस बराबर टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल सेक्रीफाइस, या मार्जिनल यूटिलिटी माइनस मार्जिनल सेक्रीफाइस भी इसको कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, पहले ये उपभोक्ता की बचत ज्यादा थी क्योंकि वस्तुएं कम थी, और जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाई बढ़ती चली जाती है पुरानी जो वस्तु है उसकी भी सीमांत उपयोगिता गिरती है। तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता की बचत का गणना करेंगे वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां फर्स्ट बार में हमने उपभोक्ता की बचत में वहां 40 की गणना कर ली, और बाद में जैसे जैसे उपभोक्ता के पास वस्तुएं बढ़ी तो पहली वस्तु के लिए मान लो वह 100 रुपए देने के लिए तैयार था और उसको 60 रुपए में मिलती है, तो वहां 40 रुपए की उपभोक्ता की बचत हो गई। पर जैसे जैसे उसके पास इकाइयां बढ़ेगी, हो सकता है वह पहली वस्तु के लिए अब वो 70 रुपए देने के लिए तैयार था, तो वहां की जो उपभोक्ता की बचत है वो भी गड़बड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास कोई वस्तु बढ़ती है तो उसके साथ उसकी प्रारंभिक इकाइयों की उपयोगिता भी कम होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत की जो धारणा है वह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, और वह मापनीय नहीं है। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति के समझने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, हर का खर्च करने का पैटर्न अलग होता है हर का। तो कहने का तात्पर्य, उपभोक्ता जो है उपभोक्ता की बचत एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है कि किसी वस्तु की प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा हम कितना मूल्य दे देते और वास्तव में कितना देते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। एक ही वस्तु के लिए अलग अलग उपभोक्ता अलग अलग मूल्य दे देता, तो ये मनोवैज्ञानिक धारणा होने की वजह से मापनीय नहीं है। तो हम
ये नहीं कह सकते कि किसी वस्तु पर उपभोक्ता को कितनी बचत मिल रही है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक धारणा है और मनोवैज्ञानिक धारणा होने की वजह से मापनीय नहीं है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ चर्चा करी कि उपभोक्ता की बचत को मापने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आ सकती है। मैं समझता हूँ उपभोक्ता की बचत को मापने में आने वाली कठिनाइयों को समझने में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।